तो हमारे पास यह हमारा फ्रंट एंड है और ये हमारा बैक एंड है। तो अभी हम जो हमारा ये बैक एंड है इसको हम अभी डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। तो ये तो अभी तो डेटाबेस हमारा लोकल होस्ट पे कनेक्ट हो रहा था, जो लोकल होस्ट मतलब इसी सिस्टम में जो रन हो रहा था डेटाबेस। लेकिन अभी हम इसको आरडीएस से कनेक्ट करेंगे पहले। तो आरडीएस एक सर्विस है जो एडब्ल्यूएस ऑफर करता है। आरडीएस का लॉन्ग फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, अमेजोन रिलेशनल डेटाबेस सर्विस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है, जो भी डेटाबेस सिर्फ हम इसमें हम सिर्फ डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और जो भी इसका मैनेजमेंट है जैसे अपग्रेडेशन पैचिंग वगैरह सब एडब्ल्यूएस देखता है, वो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इट इज़ टोटली मैनेज बाय एडब्ल्यूएस, लेकिन हम उसमें भी मतलब हमें जो चाहिए वो कॉन्फ़िगरेशन करके इसको होस्ट कर सकते हैं। सो अभी हम एक सिंपल डेटाबेस क्रिएट करेंगे माई का, वो भी एडब्ल्यूएस पे। तो आपको पहले इस पे आपको फ्री टीयर आपका जो अकाउंट होगा उससे लॉग इन कर लेना है। यहाँ से आप रीजन चूज कर सकते हो। मैं अभी इस यूएसए ईस्ट ही ले रहा हूँ, लेकिन आप जो भी चूज करना चाहे चूज कर सकते हो। उसके हिसाब इसका प्राइस देख लेना। ये वर्जन टू रीजन प्राइस वैरी होता है, लेकिन फ्री टीयर में तो आपको कुछ ऐसा लगेगा नहीं। तो आप फ्री टीयर अकाउंट से एडब्ल्यूएस कंसोल में लॉग इन कर लो। फिर फ्री टीयर अकाउंट से एडब्ल्यूएस कंसोल में लॉग इन कर लो। तो ये रिसेंटली विजिटेड है क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी गया। अगर आपको ये नहीं दिखा रहा तो यहाँ पे सिर्फ सर्विसेज पे क्लिक करना। सर्विसेज में आपको डेटाबेस यहाँ पे ढूंढना है। यहाँ पे डेटाबेस होगा या डेटाबेस पे क्लिक कर दो। तो जो भी डेटाबेस के लिए जो भी सर्विसेज एडब्ल्यूएस ऑफर करता है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पे हम अभी आरडीएस चूज करेंगे। ओके, रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज मैनेज्ड बाय एडब्ल्यूएस। ओके, सो यहाँ पे हम इसको चूज करेंगे अभी। और ऐसा एक कंसोल आपके सामने ओपन हो जाएगा। सो अभी हम एक डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएट करने वाले हैं। तो डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएट करने आप इस पे क्लिक कर दो, या फिर यहाँ पे जो ये अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा ये लेफ्ट पैनल, तो यहाँ पे ये डॉट से इसको क्लिक कर देना तो ये ओपन हो जाएगा डेटाबेस पैनल। सो अभी हम मेरा कोई भी डेटाबेस अभी रनिंग नहीं है एडब्ल्यूएस पे। अभी हम एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे जो माइस्क्वेल होगा, माइस्क्वेल का। तो यहाँ पे सिंपली जाके यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस का एक आपको ये बटन दिख जाएगा, इसको क्लिक कर देना। उसके बाद ये आपको प्रॉम्प्ट ओपन कर देगा कि आपको किस तरह का डेटा कॉन्फ़िगरेशन प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो अभी हमारे पास अभी हम जो भी डेटाबेस क्रिएशन का मेथड यूज चूज करेंगे वो स्टैंडर्ड मेथड होगा। आप इजी से भी जा सकते हो, लेकिन मैं अभी स्टैंडर्ड चूज कर रहा हूँ। सो अभी स्टैंडर्ड डेटाबेस क्रिएशन का मेथड हम स्टैंडर्ड रखते हैं। फिर इंजन ऑप्शन जो होगा वो माइस्क्यूल होगा। मतलब क्यों क्यों माइस्क्यूल होगा, क्योंकि मेरा जो बैकएंड है, इसमें जो भी ड्राइवर्स वगैरह मैंने डाले हैं डिपेंडेंसी वगैरह स्विंग बूट में, वो माइस्क्यूल ड्राइवर्स के। ओके, तो मेरे को माइस्क्यूल डेटाबेस चाहिए इसलिए मैं माइस्क्यूल चूज करता हूँ। अगर आपके पास कोई और है, मतलब ओरेकल है, पोस्टग्रेस है, आप उससे कनेक्ट करना चाहते हो, वो भी डेटाबेस आपसे बना सकते हो। अरोरा इज अ टोटली डिफरेंट सर्विस। अरोरा मतलब जो भी डेटाबेस है माइस्क्यूल और पोस्टग्रेस है, ये दो डेटाबेस के लिए अरोरा सर्विसेज अवेलेबल है। ये बेटर परफॉर्मेंस और हाई अवेलेबिलिटी देता है अरोरा में। सो अभी आप अरोरा मत चूज करना बिकॉज ये मे बी ये फ्री टीयर में नहीं आता अरोरा। तो इसलिए अभी हम फ्री टीयर यूज करने वाले, इसलिए तो अभी तो मैं माइस्क्यूल चूज कर रहा हूँ। लेकिन अरोरा भी सर्विस है जो एडब्ल्यूएस ऑफर करता है। ये सिर्फ कंपेटेबल है माइस्क्यूल और पोस्टग्रेस एसक्यूएल के लिए। अगर आप अरोरा चूज करोगे तो ये आपको 5 टाइम्स मोर थ्रूपुट देगा माइस्क्यूल कमिट, मतलब इससे ये 5 टाइम्स ज़्यादा अच्छा होगा ये अरोरा वाला। और 1 टीबी ऑटो स्केलिंग होगा, 128 टीबी का। और 6 वे आप ये पढ़ सकते हो, यहाँ पे रिप्लिकेशन क्रॉस जोन होगा, अवेलेबिलिटी जोन, मतलब हाई अवेलेबिलिटी और बेटर परफॉर्मेंस के लिए अरोरा। मतलब अगर आप ये चूज करोगे और उसी में अगर ये चूज करोगे, ये ऑलवेज बेटर रहेगा प्रोडक्शन के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन आपके जो भी डिपेंडेंसी है उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो इन प्रोडक्शन इन योर एनवायरनमेंट। लेकिन अभी हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं इसलिए मैं सिंपल ये माइस्क्यूल लेता हूँ, क्योंकि ये फ्री टियर में अवेलेबल है। अरोरा इज नॉट इन फ्री टियर, वो आपको फ्री टियर में अवेलेबल नहीं होगा। तो इसलिए मैं अभी जो भी फ्री टियर का है, जो मुफ्त का माल मिल रहा है वो यूज़ करूंगा। डेटाबेस वर्जन यहाँ पे है अलग अलग, लेकिन मैं 35 यूज़ करूंगा। मैं 36 भी यूज़, आप जो भी चाहो यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं अभी 35 यूज़ करूंगा। फिर उसके एक्सटेंशन मेरे को नहीं चाहिए अभी। तो आप टेम्पलेट में आप दे सकते हो कि भाई प्रोडक्शन के लिए है, डेव के लिए है, या फिर फ्री टियर है। ये आप हिसाब से चूज कर सकते हो अगर आप अपने एनवायरनमेंट में ऑन प्रीमाइसेस में सेट कर रहे हो या फिर कहीं कहीं और पे सेट करना चाहते हो। लेकिन अभी तो हम फ्री टियर से ही जाएंगे क्योंकि मुफ्त का माल। वन सेकेंड।
सो अभी हम डीबी इंस्टेंस का नाम है, बाय डिफॉल्ट डीबी इंस्टेंस का नाम डेटाबेस वन है, लेकिन अभी हम इसको चेंज करेंगे हमारे हिसाब से। ये डीबी इंस्टेंस का नाम और डेटाबेस नेम का नाम डिफरेंट होता है, हमेशा याद रखना। डीबी इंस्टेंस इज नॉट द डेटाबेस नेम, वो डीबी इंस्टेंस का नाम है। मतलब जो भी इंस्टेंस, जो भी प्रोसेस क्रिएट होगा, उस वो जो जो क्रिएट होगा बैकएंड में, उसका वो इंस्टेंस का नाम क्या होगा, वो हम यहाँ पे दे रहे हैं। ओके, तो मैंने अभी डीबी इंस्टेंस का नाम, मतलब मेरा डीबी इंस्टेंस जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, उसका नाम दे दिया कि एम्प्लॉय एमजीटी। एमजीटी मतलब मैनेजमेंट, ऐसे ही मैंने शॉर्ट फॉर्म कर दिया, कुछ भी आप अपने हिसाब से दे सकते हो। सो अभी जो मास्टर इसका यूजर होगा, जैसे MySQL में रूट होता है, तो बाय डिफॉल्ट है एडमिन यहाँ पे दिखेगा, लेकिन आप उसको चेंज भी कर सकते हो। मैं इसको अभी रूट कर रहा हूँ। सीक्रेट मैनेजर इज अनदर सर्विस ऑफर बाय AWS। ओके, तो ये अभी आपको पासवर्ड वगैरह सब मैनेज करने के लिए, जो भी डेटाबेस रिलेटेड पासवर्ड मैनेज करने के लिए सीक्रेट मैनेजर यूज करते हैं, वो मैं कभी किसी और वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं इस रूट यूजर के लिए खुद से, मतलब सेल्फ मैनेज पासवर्ड डाल रहा हूँ। ओके, तो ऑटो जनरेट नहीं, मैं खुद से पासवर्ड डालूंगा, क्योंकि मेरे को पासवर्ड वहाँ पे डिफाइन भी करना है। सो अभी मैंने पासवर्ड डाल दिया है। तो पासवर्ड डालने के बाद इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन, वेट, अभी मैंने पासवर्ड डाले इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन में डीबी इंस्टेंस क्लास। ये अभी के लिए हमें तो ज़रूरत नहीं है कि मतलब कोई क्लास, अभी हम सिर्फ बस्टेबल क्लास चूज करेंगे। अगर आप बस्टेबल क्लास ये क्या है आपको पता नहीं है, ये क्या है ये सब, तो आप एक काम करो, यहाँ पे जाके AWS ये पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे आना है तो सिंपली यहाँ पे सर्च करो AWS इंस्टेंस, इंस्टेंस टाइप करके गूगल पे, तो आपको फर्स्ट जो लिंक मिल जाएगी ये वाली, यहाँ से ओपन। अभी हम T3 कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो डीबी डीबी इंस्टेंस के लिए T3 क्लास का माइक्रो में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं T3 में जाऊंगा, तो ये इज बस्टेबल। अब बस्टेबल क्या होता है, मेमोरी ऑप्टिमाइज क्या होता है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज क्या होता है, वो क्लास आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, यहाँ पे अब मैं मल्टीपल आपको यहाँ पे क्लास मिल जाए, लेकिन अभी हम फ्री टीयर में हमको T3 मिल रहा है। T3 माइक्रो हम यूज कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट, जो भी यहाँ पे आ रहा है T3 माइक्रो। तो अभी T3 माइक्रो में सीपीयू, तो हमें सीपीयू कितना मिलेगा, दो। ओके, क्रेडिट्स मिलेगा 12 आवर्स का। और मेमोरी कितना मिलेगा, 1 GB। ईबीएस ओनली होगा। स्टोरेज सिस्टम क्या होगा, ईबीएस मतलब इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज होगा। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज भी AWS ऑफर करता है। ये क्या होता है आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, ईबीएस AWS। ये ब्लॉक ब्लॉक स्टोरेज होता है AWS का, वो AWS स्टोर आपको ऑफर करेगा। और इसका नेटवर्क परफॉर्मेंस कैसा होगा, फाइव, सॉरी, अप टू 5 GB पर सेकेंड। अप टू लिखा है यहाँ पे, 5 GB पर सेकेंड होगा। 5 GB मतलब बहुत है, मतलब या हमारे लिए तो बहुत है, जो हम अभी एप्लीकेशन हमारा डिप्लॉय कर रहे हैं। तो अभी इसको जो डिफॉल्ट है मैं वही रख देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा 2 CPU, 1 GB रैम एंड, मतलब 1 GB रैम मतलब वन मेमोरी, 1 GB मेमोरी एंड नेटवर्क है 2085 MB पर सेकेंड। ओके, आप लगा लेना आपके हिसाब से। तो यहाँ पे अभी यही है, वो यही आपका सब कुछ है। माइक्रो है ना, T3 माइक्रो हमने ये जो डिफॉल्ट है उसी को रखा है। उसको अगर आप इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो, तो यहाँ पे इस लिंक पे आकर आप ये सब पढ़ सकते हो। ओके, उसके बाद स्टोरेज में हम जाएंगे। स्टोरेज है हमारा जनरल पर्पज है, SSD होगा। और अलोकेटेड स्टोरेज कितना, बाय डिफॉल्ट 20 रहता है, लेकिन मैं 10 लूंगा, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना है। ओके, आप इतना मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 20 दिया है, लेकिन आप 10 भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ पे 10 रख रहा हूँ। ऑटो स्केलिंग मुझे चाहिए नहीं है। ओके, एनेबल स्टोरेज ऑटो स्केलिंग, जब भी ये ऑटो स्केलिंग क्या होता है, अगर आपका ये 10 GB भर जाएगा, तो AWS खुद से इसको ऑटो स्केल कर देगा। ओके, खुद से, आपको यहाँ पे आके जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड कितना होगा, इतना होगा, मतलब 1000 GB तक ही उसको एक्सटेंड करो। उसके आगे अगर जा रहा है तो आप वहाँ से इसके लिए अलर्ट्स वगैरह लगा सकते हो, वो अलग टॉपिक है। लेकिन अभी के लिए हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि हम सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, तो अभी के लिए ये नहीं चाहिए। तो अभी उसके बाद हमारे पास कनेक्टिविटी में आते हैं। कनेक्टिविटी में अभी जो हमारा इंस्टेंस है वो EC2 को नहीं कनेक्ट करेगा डायरेक्ट, मतलब वो EC2 को भी कनेक्ट करेगा, लेकिन अभी मैं इसको कोई मतलब ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा, प्राइवेट वगैरह नहीं रखूंगा। मैं इसको पब्लिक रखूंगा। जब मैं इसका और एक अलग से VPC वाला वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि
इसको प्राइवेटली कैसे डिफाइन करते हो, प्राइवेट कैसे रखते हैं डेटाबेस को, मतलब जो भी ये EC2 से ही कनेक्ट होगा, किसी और से नहीं कनेक्ट होगा ऐसा। तो अभी तो मैं कहीं से भी कनेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, तो कंप्यूटर सर्विस अभी यहाँ पे मैंने यही जो डिफ़ॉल्ट है उसी को रखा है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, आप भी इसको डिफ़ॉल्ट रख दो। और यहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो डिफ़ॉल्ट हमारा VPC होता है, वो जो AWS में बना होता है वही मैंने लग दिया है। ओके, ये सभी मतलब ये पब्लिक होता है, ये सभी के लिए अवेलेबल होता है। तो डिफ़ॉल्ट जो भी हमारा VPC होता है, मतलब सभी पब्लिक के लिए, मतलब सारा एक्सेस इसमें दिया होता है ऑलरेडी। ये डिफ़ॉल्ट VPC बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होता है जब भी आप अकाउंट बनाते हो AWS पे। ओके, डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट VPC रहेगा ही रहेगा। फिर उसके बाद होता है उसके बाद हम चूज करेंगे DB, डेटाबेस सबनेट ग्रुप। तो सबनेट ग्रुप यहाँ पे जो भी डिफॉल्ट है मैं वही चूज कर रहा हूँ, मैं कोई सबनेट ग्रुप नहीं बना रहा। ये मेरे सबनेट ग्रुप क्या होता है, ये VPC क्या होता है, ओके, तो ये सब मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। जो भी एक VPC का मैं वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी यह मेरे डेटाबेस को पब्लिक एक्सेस चाहिए, हाँ चाहिए। हाँ चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि अभी हम इस डेटाबेस को मैं मेरे लोकल सिस्टम से, इस लोकल सिस्टम से कनेक्ट करूंगा। लोकल सिस्टम पे ये जो मेरा बैकएंड रन होगा स्प्रिंग बूट का, यहाँ से मैं कनेक्ट करूंगा, इसलिए इसको मैं पब्लिक एक्सेस दे रहा हूँ। ठीक है, और पब्लिक एक्सेस में मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप है क्या, तो मैं डिफॉल्ट नहीं चूज कर रहा, मैं मेरा एक खुद का सिक्योरिटी ग्रुप बनाया हुआ है यहाँ पे, माई RDS SSG करके। तो मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, ये कैसे, आपको इसके लिए क्या करना है, मैं आपको ये थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये कैसे करना है। तो ये MySQL RDS मैंने चूज कर लिया। और प्रेफरेंस में यहाँ पे अवेलेबिलिटी जो में आप दे सकते हो कोई भी, लेकिन मैं अभी इसमें कोई नो प्रेफरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सभी, किसी में भी जाए ऐसा कोई ये नहीं है, सभी में जाए तो भी चाहिए नहीं। तो प्रेफरेंस अभी मैं कुछ नहीं दे रहा अवेलेबिलिटी जोन का, मैं नो प्रेफरेंस ही रख रहा हूँ। ओके, तो RDS प्रॉक्सी में अभी कोई क्रिएट करने की, RDS प्रॉक्सी भी एक सर्विस है जो AWS ऑफर करता है, तो अभी वो अनेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अभी हम जिस पे काम कर रहे हैं उस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे अभी हमारा जो एप्लीकेशन ये रन होगा उसके लिए, ये सिंपल एप्लीकेशन है, इसके लिए इस RDS प्रॉक्सी की ज़रूरत नहीं है। RDS प्रॉक्सी तब यूज़ करते हैं मतलब मल्टीपल कनेक्शंस अगर बन रहे हैं डेटाबेस पे, तो हम उसके लिए RDS प्रॉक्सी क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो हैंडल कर सके। तो अभी तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद है डेटाबेस, ये सर्टिफिकेशन डिफ़ॉल्ट ही रहने दो, इसको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वो भी ये ऑप्शनल है, डिफ़ॉल्ट रहने दो RDS प्रॉक्सी, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमने RDS प्रॉक्सी अभी एनेबल की नहीं है। तो ये जो भी है वैसे ही डिफ़ॉल्ट रहने दो, अभी इसको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। तो डेटाबेस पोर्ट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट MySQL का डेटाबेस पोर्ट कनेक्शन होता है 3306। आप इसको चेंज भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन मैं अभी इसको डिफ़ॉल्ट ही रख रहा हूँ। ओके, क्योंकि मैंने देखा है हर कई कई एनवायरनमेंट में बिकॉज ऑफ क्लाइंट रिक्वायरमेंट वी हैव टू चेंज द पोर्ट नंबर ऑफ डेटाबेस। समटाइम्स कोई कई लोग 3360 कर देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, आप आपके हिसाब से कर सकते हो, लेकिन अभी तो मैं जो भी डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट होता है 3306 वही रख रहा हूँ। और उसके बाद टैक्स में कुछ नहीं लगा रहा अभी, तो अभी के लिए तो डेटाबेस ऑथेंटिकेशन वो पासवर्ड से ही करेंगे हम, IAM रोल या फिर कोई भी अलग ऑथेंटिकेशन मेथड नहीं चूज करेंगे, सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ही चूज करेंगे। ये मॉनिटरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे जो जो भी हम ये एडिशनल टैब खोलेंगे, एडिशनल टैब अगर आप इसको क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा ये डेटाबेस रिलेटेड ही होगा सिर्फ ये टैब में। ओके, तो अभी डेटाबेस का इनिशियल नेम अगर आप यहाँ पे दे दोगे तो वो डेटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होगा, फर्स्ट डेटाबेस क्रिएट होगा। अगर आप यहाँ पे कोई नाम नहीं दोगे तो कोई भी डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो कि इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई डेटाबेस नेम, Amazon RDS डज नॉट क्रिएट अ डेटाबेस। ओके, तो अभी तो मैं यहाँ पे मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटाबेस का नेम दे रहा हूँ। तो मेरे को ये डेटाबेस चाहिए मेरे इंस्टेंस में, तो ये डेटाबेस का नेम मैंने दे दिया, ये ऑटोमेटिकली ये डेटाबेस ये खुद से क्रिएट कर देगा। तो पैरामीटर फाइल जो भी आपका अगर पता होगा, डेटाबेस पैरामीटर ग्रुप होता है, पैरामीटर फाइल जैसे बनती है वैसे ग्रुप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होता है AWS का। ऑप्शनल ग्रुप भी यहाँ पे बन जाएगा ये वाला। फिर बैकअप इसका चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए अभी, कोई ज़रूरत नहीं है बैकअप की। इंक्रिप्शन भी नहीं चाहिए क्योंकि
मैं जो नहीं चाहिए चीज़ें उसको मैं अनचेक कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो तो ये सब आपको चाहिए रहेगा, इंक्रिप्शन चाहिए रहेगा। तो इंक्रिप्शन करने के लिए ये टैब रहता है यार। ओके, तो ये अभी मेरे को इंस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, बैकअप नहीं चाहिए, कोई ये अगर आपको कोई और ऑडिट लॉक चाहिए, एरर लॉक चाहिए, जनरल लॉक चाहिए, स्लो क्वेरी लॉक चाहिए, तो आप इसको चेक कर सकते हो, लेकिन अभी मेरे को वो नहीं चाहिए, तो मैंने इसको अनचेक करके रखा है। मेंटेनेंस में अगर मेंटेनेंस में अभी डेटाबेस के लिए ऑटो मिरर वर्जन अपग्रेड भी है, मतलब सॉरी, और मेंटेनेंस में डेटाबेस के एनेबल ऑटो माइनर वर्जन अपग्रेड, मतलब छोटा छोटा अगर कोई पैच या फिर अपग्रेडेशन माइस्क्यूल की तरफ से आता है तो अमेजोन खुद से उसको पैच कर देगा, आपको जाके खुद से पैच करने की जरूरत नहीं है। ओके, किसी एक इसलिए, लेकिन अगर आपको इंस्टेंस इसका जो भी मतलब वर्जन ही चेंज करना है पूरा का पूरा, जैसे यहाँ पे ऊपर यहाँ पे 35, ये आपको इंजन वर्जन ही चेंज करना है तो आपको खुद से करना पड़ेगा। लेकिन अगर छोटे छोटे पैचेस अगर कुछ इसी में आ गए या फिर माइनर कोई भी चेंजेस अपग्रेडेशन आ गए माइस्क्यूल की तरफ से, तो AWS उसको खुद से कर देगा। इसके लिए ये चेक करना पड़ता है, ये जो अभी नीचे हमने ये दिया है ये वाला चेक करना पड़ता है, माइनर। ओके, ये आपको प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये खुद से अपग्रेड कर देगा माइनर जो भी वर्जन आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। ओके, मेंटेनेंस, तो ये जो भी अपग्रेडेशन है ये मेंटेनेंस विंडो में हो जाएंगे। मेंटेनेंस विंडो जो भी रहेगा, आपने जो भी डिफाइन किया रहेगा या फिर जो भी डिफॉल्ट मेंटेनेंस विंडो रहेगा उसमें ये अपग्रेडेशन हो, लेकिन अभी के लिए वो मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा काम होने के बाद हम डेटाबेस डिलीट करने वाले हैं, तो मैं इसको अनचेकिंग कर रहा हूँ। तो मेंटेनेंस विंडो आप चूज कर सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे डाल सकते हो कि हाँ मेरे को मंडे को भाई मेरे को संडे को चाहिए, संडे को मेरे सपोज मेरे संडे को मेरे मेरे मतलब अगर मैंने यहाँ पे अपग्रेडेशन चूज किया है, आप ये चूज करो नहीं करो कुछ नहीं, तो अब मैं मेंटेनेंस विंडो खुद से चूज करूँगी, मेरे को संडे को 12 बजे के बाद या फिर 3 बजे के बाद, UTC जो भी होगा, 3 बजे के बाद आप इस UTC को कन्वर्ट कर लेना इंडियन टाइम की जोन के हिसाब से। ओके, तो कितने आवर्स का आप मेंटेनेंस विंडो दे सकते हो? 3 घंटे का दे सकते हो, मतलब अगर आपकी साइट 3 घंटे डाउन रहेंगी संडे को तो आपको चलेगा दैट, ऐसा आप ये मेंटेनेंस विंडो दे सकते हो। अगर नहीं नहीं भी दोगे तो नो प्रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो ये जो भी मेंटेनेंस विंडो रहेगा उसी में ये अपग्रेड कर देगा, अगर आपने ये चेक किया और आपने नो प्रेफरेंस दिया है तो वो खुद के हिसाब से चूज करके कर लेगा। ओके, डिलीट प्रोटेक्शन, सॉरी डिलीशन प्रोटेक्शन में, सो ये प्रोटेक्शन द डेटाबेस फ्रॉम बीइंग डिलीट एक्सीडेंटली व्हाइल द ऑप्शन इज एनेबल, यू कैन नॉट डिलीट द डेटाबेस। सो जो भी डेटाबेस इसमें क्रिएट होगा इस इंस्टेंस में वो डिलीट नहीं होगा। ये अगर आपका कोई वेरी क्रिटिकल डेटाबेस है, जैसे बैंकिंग का डेटाबेस है, कोई बैंकिंग के ट्रांजैक्शन स्टोर हो रहे हैं या फिर किसी जो भी बैंकिंग का कस्टमर का जो भी डेटा है, बैंक बैलेंस वगैरह वो स्टोर हो रहा है किसी डेटाबेस में, तो ये हमेशा चेक करके रखना है इसमें, क्योंकि वो डेटाबेस हम डिलीट नहीं कर सकते। अगर गलती से वो प्रोडक्शन में डिलीट हो गया सब डेटा चला जाएगा और इट विल बी बिग लॉस। तो उसके लिए हम ये एनेबल करके रखते हैं, लेकिन अभी इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको मतलब इतना हमारा कोई बड़ा डेटाबेस नहीं है तो मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ, क्योंकि उसको मैं बाद में डिलीट भी करूंगा इस डेटाबेस को जब हमारा काम हो जाएगा। तो ये मेरे को एस्टिमेट मंथली कॉस्ट दिखा रहा है कि कितना लगेगा कितना नहीं। मैं तो 1-2 मिनट के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो इतना बड़ा नहीं आएगा, आप भी अगर 1-2 मिनट के लिए यूज़ कर रहे हो तो इतना बड़ा भी नहीं आएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या ऑप्शन चूज़ किए। तो क्रिएशन मेथड में स्टैंडर्ड क्रिएशन, डेटाबेस इंजन होगा वो हमारा MySQL होगा, वर्जन होगा 35 होगा। ओके, जो टेम्पलेट है वो फ्री टियर होगा। सेटिंग्स में मैंने यार DB इंस्टेंस का नाम मेरे हिसाब से दिया, आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने दिया है एम्प्लॉय मैनेजमेंट, मतलब शॉर्ट फॉर्म में दिया। क्रेडेंशियल्स में मैंने दिया है मास्टर यूजर जो होगा उसका नाम रूट होगा, और उसका पासवर्ड मैंने यहाँ पे दिया है पासवर्ड, सेल्फ मैनेजर पासवर्ड सिलेक्ट करके मैंने पासवर्ड दिया है यहाँ पे। ओके, उसके बाद जो इंस्टेंस है कॉन्फ़िगरेशन जो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सिलेक्टेड था मैंने उसी को रखा है, मैंने इसको कुछ हाथ नहीं लगाया। स्टोरेज भी मैंने डिफ़ॉल्ट ही रखा है जनरल पर्पज SSD, लेकिन अलोकेटेड स्टोरेज मैंने 10 GB किया है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट 20 रहता है लेकिन मैंने 10 GB किया है, उससे ज़्यादा मेरे को चाहिए। इसको हमने अनचेक कर दिया, अनेबल और स्टोरेज ऑटो स्केलिंग, क्योंकि हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कनेक्टिविटी डिफ़ॉल्ट ही रखा है सब कुछ। ओके, सिर्फ यहाँ पे हमने पब्लिक एक्सेस किया है, ये मस्ट है, ये इसको याद रखना पब्लिक एक्सेस करना। अगर ये पब्लिकली एक्सेस नहीं है तो आपका डेटाबेस AWS के बाहर इस VPC के बाहर कहीं पर भी कनेक्ट नहीं होगा, कहीं पर भी एक्सेसिबल नहीं होगा।
तो इसको अगर पूरा इसके बारे में जानना है तो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो। ओके, यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो इसको यस करके रखना अभी के लिए। तो फिर हमारा डीबी सबनेट ग्रुप डिफॉल्ट ही है, जो भी है मैंने उसको कुछ हाथ नहीं लगा। वीपीसी का ये भी एग्जिस्टिंग है, मैंने कुछ नया क्रिएट, आप नया भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन एग्जिस्टिंग माय आरडीएस सिक्योरिटी ग्रुप मैंने नाम दिया है। ये कैसे क्रिएट किया मैं आपको बता दूंगा, ये इधर से भी आप कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम चूज करेंगे, मैं आपको बताऊंगा ये मैंने कैसे किया है। फिर ये प्रॉक्सी को मैंने अनचेक कर दिया क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा पोर्ट डिफ़ॉल्ट ही रहेगा 3306, उसको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डेटाबेस ऑथेंटिकेशन पासवर्ड ऑथेंटिकेशन रहेगा। मॉनिटरिंग अनचेक कर दिया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है अभी अभी मेरे मेरे मेरा जो एनवायरनमेंट, जो भी मैंने एप्लीकेशन बनाया उसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर डेटाबेस ऑप्शन में हम मैंने बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो डेटाबेस बनेगा वो ये बनेगा एम्प्लॉय डीबी। ओके, मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट डेटाबेस बनेगा वो एम्प्लॉय डीबी करके डाल दिया। बैकअप कुछ कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं, इंक्रिप्शन भी अनचेक कर दिया, ऑडिट लॉग मेरे को चाहिए नहीं, जो भी लॉग्स बनते हैं वो नहीं चाहिए तो उसको भी मैंने अनचेक कर दिया है। मेंटेनेंस विंडो मैंने नो प्रेफरेंस रखा है, और मेंटेनेंस जो भी माइनर उसको भी मैंने अनचेक किया है, क्योंकि मैं 2-3 मिनट में डिलीट कर दूंगा तो मेरे को वो नहीं चाहिए। वैसे भी अगर इसको चेक करके रखोगे भी तो इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम एक या एक जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी तक मैं ये रखूंगा, उसके बाद ये डिलीट कर दूंगा। तो आके यहाँ पे आपको एक बटन दिख जाएगा क्रिएट डेटाबेस, आपको आपको सिर्फ यहाँ पे आके इसको क्लिक करना है, तो ये डेटाबेस क्रिएट करने के लिए स्टार्ट कर देगा। आपको यहाँ पे ये ऐसा प्रॉम्प्ट आ जाएगा। जब ये आपको एक सजेस्ट करेगा कि इलास्टिक कैशे क्लस्टर और प्रॉक्सी प्रॉक्सी मैंने बताया था ना आरडीएस प्रॉक्सी यूज करो। तो हमने अभी उसको चेक नहीं किया, इसलिए पूछ रहा है कि क्रिएट प्रॉक्सी और इलास्टिक कैशे, इसको अभी हमारे को इसकी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैं इसको सिंपल यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, या फिर यहाँ से आप क्लोज भी कर सकते हो, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ओके, सो अभी हमारा डेटाबेस बन रहा है, ये देखो डेटाबेस आइडेंटिफायर का नेम ये है, डेटाबेस का नाम ये नहीं रहेगा, डेटाबेस का नाम अलग रहेगा जो हमने हमने डेटाबेस में क्रिएट किया। तो अभी तो इंस्टेंस बन रहा है वंस, अभी मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, जैसे ही ये देखो क्रिएट, इसका स्टेटस अभी क्रिएटिंग है, जैसे ही इसका स्टेटस चेंज हो गया, डेटाबेस इंस्टेंस हमारा अवेलेबल हो जाएगा, तब मैं वीडियो को रिज्यूम करूंगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा डेटाबेस अभी अवेलेबल हो चुका है, यहाँ पे देखो स्टेटस इसका अवेलेबल हो गया डीबी इंस्टेंस का, और यहाँ पे अभी सक्सेसफुल क्रिएट भी हो चुका है। तो आपको मैं सिंपल एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे अभी आपने हमने उस पर क्लिक किया, तो देखो स्टेटस अवेलेबल है, रोल इंस्टेंस है, कनेक्टिविटी अभी जीरो है, कुछ भी हमने इसको कनेक्ट नहीं किया। ये हमारा एंड पॉइंट कनेक्ट है, ये हम यूज करेंगे कनेक्ट करने के लिए, डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए यही एंड पॉइंट हम यूज करेंगे, ये एंड पॉइंट और ये पोर्ट यूज करेंगे। यूपीसी वगैरह सब डिफॉल्ट है, ये अभी यहाँ पे हमने आरडीएस क्रिएट किया है सिक्योरिटी। अभी ये कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप सर्च करो सिक्योरिटी, तो ये सिक्योरिटी ग्रुप एक फीचर है EC2 का, यहाँ पे आपको फीचर्स में दिख जाएगा, तो इसको आप सिर्फ राइट क्लिक करो, ओपन इन न्यू टैब करो, तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप ओपन हो जाएगा। तो जो भी मेरे पास सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएटेड है वो यहाँ पे लिस्टेड है, तो ये यही हमने सिक्योरिटी ग्रुप वहाँ पे यूज किया है, माई RDS SG। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो माई RDS SG। तो इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल दो है। इनबाउंड रूल मतलब जो भी बाहर से ट्रैफिक हमारे डेटाबेस को हिट करेगा, इसको इनबाउंड रूल बोलते हैं, और आउटबाउंड रूल मतलब जो भी हमारे डेटाबेस से जो भी ट्रैफिक बाहर जाएगा उसको हम आउटबाउंड रूल बोलते हैं, मतलब इनबाउंड और आउटबाउंड। ओके, जो बाहर से हमारे डेटाबेस को हिट करेगा उसको इनबाउंड रूल बोलेंगे, और जो डेटाबेस से बाहर जाएगा उसको हम आउटबाउंड आउटबाउंड रूल बोलेंगे। तो अभी हमने इनबाउंड रूल क्या कॉन्फ़िगर किया है, तो इसको मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। इनबाउंड रूल हमने क्या कॉन्फ़िगर, ऑल ट्रैफिक, यहाँ पे TCP चाहिए, UDP चाहिए, तो यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने ऑल ट्रैफिक सिलेक्ट किया अभी के लिए। तो मैंने पोर्ट 000 और /0 दिया है, मतलब कहीं से भी है, वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। और इनबाउंड के लिए मैंने अलाउ कर दिया है, और आउटबाउंड के लिए वो बाय डिफॉल्ट रहता ही है, लेकिन आप अगर आप चाहो तो उसको आउटबाउंड के लिए भी मैंने ऑल ट्रैफिक कर दिया है और 0 0 कर दिया है। ओके, तो अभी आपको ये सिंपली ये कॉन्फ़िगर, अगर आपको ये नहीं पता कि ये कैसे क्रिएट करना है तो इसे सिर्फ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करो, यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे दो, माय यस माय RDS सिक्योरिटी ग्रुप ऐसा करके,
माई आर डी एस सिक्योरिटी ग्रुप डिस्क्रिप्शन आप दो ये दे दो, कुछ भी एक्स वाई जेड, नहीं दोगे तो भी चलेगा। ओके, वीपीसी डिफॉल्ट ही रहेगा क्योंकि हमारे पास एक ही वीपीसी है। अभी यहाँ पे देखो इनबाउंड रूल कुछ भी नहीं है क्योंकि हम नया बना रहे हैं, तो इनबाउंड रूल मैं करूंगा ऑल ट्रैफिक करूंगा, ऑल ट्रैफिक, इसको मैं करूंगा फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी। आप यहाँ पे देखो ये बाय डिफॉल्ट इसको इस पे आ गया एनीवेयर, कस्टम में जाके इसको क्या किया, ये क्लिक किया सिर्फ, तो ये आ गया। अगर तो एनीवेयर मतलब कहीं से भी इसको कनेक्ट करने का मैंने अलाउ कर दिया इनबाउंड को। आउटबाउंड भी सेम ही है। ओके, अगर मैं इसको हटा के फिर से ये लगा दूंगा तो एनीवेयर आ जाए। कस्टम मतलब एनीवेयर ही है। ओके, कस्टम कर लो, मतलब सिंपली आप कोई आईपी एड्रेस देना चाहते हो खुद से, तो यहाँ पे आप वो आईपी एड्रेस दे सकते हो। ओके, एक्स वाई जेड, और उसका सबनेट मास्क जो भी है वो दे सकते हो। तो अभी तो मैं एनीवेयर कर रहा हूँ। ओके, और सिंपली यहाँ पे आके क्रिएट सिक्योरिटी, फिर से देख लो, सिक्योरिटी नेम, सिक्योरिटी ग्रुप का नेम, डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे दो, वीपीसी चूज कर लो, किस वीपीसी के लिए, किस वीपीसी में आपसे ये सिक्योरिटी ग्रुप बना रहे हो, डिफॉल्ट में बना रहा हूँ। इनबाउंड रूल मतलब जो भी बाहर से ट्रैफिक हमारे डेटाबेस को हिट करेगा, मैंने ऑल ट्रैफिक कर दिया है, कहीं से भी आए हम उसको अलाउ करेंगे। आउटबाउंड रूल मतलब हमारे डेटाबेस से बाहर जो भी ट्रैफिक जाएगा, इसको हम कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि बाय डिफॉल्ट रहता ही है। ओके, और अगर आप टैग देना चाहते हो तो दे दो, मैं अभी नहीं देना चाहता, सिंपली क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक कर देना, क्रिएट हो जाएगा। मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि वी ऑलरेडी हैव द सिक्योरिटी ग्रुप। सो बैक टू हमारा ये डेटाबेस है। तो ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अभी इस डेटाबेस को हम हमारे बैकएंड से कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा बैकएंड है। तो यहाँ पे जो लोकल होस्ट है और ये पोर्ट है, तो मैं क्या करूँगा अभी, इसको कॉपी करूंगा, या अगर इस यहाँ से कर लो और नहीं यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे अभी देखो, ये है, ये है, ये सेम है एंड पॉइंट जो मैंने अभी कॉपी किया, वहां से कॉपी कर लो। और यहाँ पे ये जो लोकल होस्ट है इस पे डाल दो। आपको ये पता ही होगा, ये जेडीबीसी कनेक्शन स्ट्रिंग है। ओके, और एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में मैं कनेक्शन स्ट्रिंग दे रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको स्प्रिंग बूट और जावा आता है। ओके, मैं जब सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको अपने डेटा जो भी एप्लीकेशन है उसको एडब्ल्यूएस पे कैसे लेके जाना है। तो यहाँ पे मैंने वो कनेक्शन स्ट्रिंग दे दी। तो अभी पोर्ट हमारा 33, पासवर्ड मैंने ले लिया, पासवर्ड मैंने पासवर्ड ही डाला था। ओके, तो पासवर्ड मैंने पासवर्ड ही डाला था और रूट यूजर डाला था, आपको अगर याद हो तो यूजर मैंने रूट डाला था। तो मैं इसको अभी क्लोज कर रहा हूँ। पोर्ट हमने 3306 ही लिया है, तो मैंने यहाँ पे पोर्ट अपना 3306 है। मैंने आपको बताया था कि हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे बाय डिफॉल्ट, उसका नाम होगा EMP एम्प्लॉय डीबी। फिर हम इसको सेव कर देंगे। ओके, तो इसको सेव करने के बाद अभी हम हमारे, अगर आप इसको इस कॉन्फ़िगरेशन को मतलब डेटाबेस को कहीं बाहर से चेक भी करना चाहते हो कि अगर आप इस डेटाबेस को बाहर से कहीं से कनेक्ट करना भी चाहते हो, तो आप सिंपल यहाँ पे मतलब एक एक्सटेंशन यूज कर लेना। एक्सटेंशन है डेटाबेस क्लाइंट JDBC, तो ये आपको ये दे देगा। तो एक कनेक्शन स्ट्रिंग ओपन कर लेना। कनेक्शन करने के लिए आपको सिर्फ जाना है इसमें, इसको एंड पॉइंट चूज करना है। इसमें एंड पॉइंट चूज करके यहाँ पे एंड पॉइंट डाल दो। ओके, पास डेटाबेस का नेम डालने की जरूरत नहीं, पासवर्ड डाल दो और इसको सेव कर लेना। ओके, पासवर्ड डाल के हमारा यूजर, और इसको यहाँ अपना कनेक्शन यहाँ पे बन जाएगा। इसको डबल क्लिक कर देना, वो कनेक्ट करने की ट्राई करेगा। तो जैसे ही कनेक्ट करेगा, ये देखो ये डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, यहाँ पे डेटाबेस आ गया। ओके, अगर इसको आप कमांड लाइन में चाहते हो तो इस कमांड लाइन का ऑप्शन है, यहाँ पे देख लो, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। देखो कनेक्ट हो गया। यहाँ पे अगर मैं करूँगा शो डेटाबेसेस, तो अभी ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। ये ऑलरेडी ये डेटा माइस्क्ल का ये डिफॉल्ट एक हमने जो प्राइमरी इनिशियल डेटाबेस होगा वो हमारा ये बन गया एम्प्लॉय डीबी। तो इसी का नाम मैंने वहाँ पे दिया है कनेक्शन स्ट्रिंग में। हमारे जो स्प्रिंग बूट का ऐप है एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में, इसी का नाम मैंने दिया एम्प्लॉय डीबी, यही यही दिया है। ओके, एम्प्लॉय। तो ये क्या करेगा, आपको ये पता ही होगा कि JDBC का स्ट्रिंग है और ये एम्प्लॉय डीबी को हिट करेगा। तो अभी मैं अपना स्प्रिंग बूट का ऐप चालू कर रहा हूँ। अभी हमने स्प्रिंग बूट का ऐप चालू कर दिया। इट इज लॉन्चिंग द स्प्रिंग बूट। ठीक है, हमारा स्प्रिंग बूट ऐप अभी कनेक्ट हो रहा है और ये लॉन्च हो जाएगा। स्टार्ट हो गया। सो ये आपने कनेक्शन स्ट्रिंग हमारा RDS को हमने हमारे बैकएंड से कनेक्ट कर दिया, और हमने हमारा सिंपली जो भी हमारा स्प्रिंग बूट है उसको हमने रन कर दिया। तो ये देखो, हेलो एम्प्लॉय मैनेजमेंट ऐप हैज बीन स्टार्टेड, ये मैंने कोड में दे रखा है इसलिए ये आ रहा है।
ये आपको शायद नहीं दिखाएगा, ये क्यों दिख रहा है मैं आपको ये भी बताता हूँ, अगर आपको नहीं पता। हाँ, तो ये जो हमारा मेन क्लास है, मेन क्लास में मैंने आउटपुट दे लिया है कि मतलब जो भी स्प्रिंग बूट का मेन क्लास होगा जावा का, उसको उसमें मैंने ये दे दिया, हेलो एम्प्लॉय मैनेजमेंट ऐप स्टार्टेड। तो इसलिए मेरे को ये दिखा रहा है, ये आपको पता ही होगा ये कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, जो हमारा जो हमारा मेन जो भी हमारा स्प्रिंग बूट है इसके लिए। ओके, तो अभी हमने एप्लीकेशन प्रॉपर्टी तो कर दी है। ओके, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी चेंज कर दी हमने, डेटाबेस और बैक एंड भी कनेक्ट कर दिया। अभी हम इसको वैलिडेट करेंगे कि ये कनेक्ट हो गया कि नहीं। तो हम इसको वैलिडेट कैसे करेंगे, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जो कंट्रोल फाइल है उसमें इस चीज को डिक्लेयर कर देना। ओके, ओरिजिन, इस ओरिजिन को डिक्लेयर कर देना। ओके, तो क्रॉस ओरिजिन अगर स्टार रहेगा तो कहीं से भी कोई भी ट्रैफिक आपके स्प्रिंग बूट ऐप को कनेक्ट कर सके। तो ये आप मेक श्योर करना कि इसको स्टार रख लेना। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि ये अगर आप एंगुलर को कनेक्ट कर रहे हो तो सिर्फ यही डाल के छोड़ देते हो, लेकिन अगर स्टार रखोगे तो मतलब पब्लिकली सब कोई भी आपके स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकता है। नॉट आई एम नॉट गिविंग दिस एडवाइस फॉर द प्रोडक्शन। ओके, प्रोडक्शन के लिए आपको अलग से सिर्फ वही यूआरएल डालना है जो आपका प्रोडक्शन होगा, तो आपका फ्रंट एंड होगा। लेकिन अभी के लिए तो मैं स्टार रख रहा हूँ। ओके, तो जैसे यहाँ पे लोकल होस्ट है, आप यहाँ पे अपना फ्रंट एंड का जो भी यूआरएल होगा वही डालोगे। ठीक है, तो अभी तो मैं स्टार रख दिया हूँ। तो इसको अभी हम रन करेंगे, सॉरी इसको अभी हम चेक करेंगे कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। मैं ब्राउजर पे जाके यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे जाके मैं डाल दूंगा लोकल होस्ट और ये मेरा यूआरएल ऐप V4। ये मैंने एपीआई बनाया, आप यहाँ पे देखो मैपिंग किया है एपीआई V4 करके। ओके, तो मैं उसी को, ये जो हमारा बैकएंड है, ये हमारा एक, अगर आप यहाँ पे देखोगे, हाँ तो अभी, तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये देखो हमारा पोर्ट जो हमारा टॉम कैट सर्वर है वो हमारा 808। ओके, HTTP से 808 पे चल रहा है, इसलिए मैंने इसको 808 पे लोकल होस्ट कर दिया। पोर्ट में हमने 808 डाला है, ये हमारा बैकएंड चल रहा है इस यूआरएल पे। ओके, और आगे उसका एपीआई गेट है, इस पोर्ट पे हमारा स्प्रिंग बूट रन हो रहा है, और यहाँ इसके आगे जो मैं ये डाल रहा हूँ APV1 एम्प्लॉयज वन, इसको हम, ये अभी हमको इसको, ये हमारा एपीआई गेट पे। ओके, तो ये अभी हमको कुछ नहीं दे रहा। क्यों कुछ नहीं दे रहा? क्योंकि अभी हमारे डेटाबेस में कोई डेटा ही नहीं है। सो अभी ये हमको एक सिंपल एरर दे रहा है जिसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे डेटाबेस में कुछ भी अभी डाटा नहीं है, इसलिए ये दे रहा है। तो हमारा बैकएंड तो परफेक्टली काम कर रहा है। तो अभी हम हमारा फ्रंट एंड चालू करेंगे। ओके, तो ये हमारा फ्रंट एंड है। तो ये फ्रंट एंड चालू करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो हमारे, हमने सर्विस डॉट पीएससी फाइल बना के रखी है ये वाली। ओके, सो ये तो मैंने पहले ही कर दिया था, इसको छोड़ दो, इसको कमेंट आउट कर दिया है, तो इसको आप ध्यान मत देना, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं इसको जो हमारा बैकएंड ये स्प्रिंग बूट जो मेरा लोकल होस्ट पे रन हो रहा है, ये लोकल होस्ट पे इसको भी मैं हम AWS पे लेके जाएंगे। और जो हमारा फ्रंट एंड है, सॉरी ये जो बैकएंड है ये बैकएंड है, सॉरी ये बैकएंड है, ये जो बैकएंड हमारा हमारे लोकल होस्ट पे रन हो रहा है यहाँ पे, ये लोकल होस्ट पे मतलब इसी मशीन पे होस्ट कर रहा है। इसको हम AWS पे भी लेके जाएंगे, और जो हमारा फ्रंट एंड है जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, वो भी अभी हमारा लोकली ही चलेगा, लोकल होस्ट पे चलेगा। ओके, तो हमारा फ्रंट एंड किसको कनेक्ट करेगा, इसी को, इसको इस यूआरएल को कनेक्ट करेगा। ओके, फ्रंट एंड, सो इस यूआरएल को कनेक्ट करना है यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड। तो इसको अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें इसको स्टार्ट करने के क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल पे ना पहले हम, तो ये पाथ है मेरा, मेरे एप्लीकेशन यहाँ पर है। ये देख, आप देख लेना डॉट एंगुलर VS कोड ये सब सर्व चलाना है। ओके, हिंदी सर्व आप कराओगे तो ये आपका एंगुलर एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हमारा ये फ्रंट एंड चालू हो गया, ये भी हमारा लोकल होस्ट इस पे रन हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ से अभी कॉपी कर लो इसको, ये क्या हो गया, माय बैड।
ओके, तो हमारा इस पे रन हो रहा है HTTP localhost 400, तो हम उसको अभी क्लिक करेंगे। सो HTTP HTTP स्लैश स्लैश लोकल, लोकल होस्ट मतलब हमारा खुद का सिस्टम, लोकल होस्ट मतलब मेरा लैपटॉप, लोकल होस्ट, लोकल कौन से पोर्ट पे रन हो रहा है, 4220 इस पे रन हो रहा है। ठीक, तो ये देखो ऑटोमेटिकली इसमें ये हमारा इस पे आ गया। अभी आपको लग रहा होगा ये एम्प्लॉय कैसे आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिकली, तो ये इसकी वजह से आया। ओके, सो ये जो हमारा फ्रंट एंड है, यहाँ पे मैंने राउट्स बना के रखे। सो जब भी मैं कोई भी मतलब विदाउट कुछ भी नहीं डालूंगा इस पोर्ट के आगे, इसके मतलब 200 ओनली स्लैश डालूंगा, तो ये किसको जाएगा डायरेक्टली, ये ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय को जाएगा। एम्प्लॉय का राउट क्या है, यहाँ पे ये एम्प्लॉय वाला ये राउट है, और ये मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर, अगर आपको एंगुलर पता है तो आपको ये पता होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको ये बाद में बता दूंगा कि कैसे हमने ये एप्लीकेशन कैसे बनाया है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी ये वीडियो सिर्फ डेडिकेटेड है इस एप्लीकेशन को AWS पे लेके जाने के लिए, और इस एप्लीकेशन को AWS के डेटाबेस इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए। तो अभी हमने ये हमारा जो सिंपल एप्लीकेशन है, ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट मैंने दे दिया है। तो ये एम्प्लॉय लिस्ट दिखा रहा है, अभी कुछ भी एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि आपको पता था यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो अभी हम एक ऐड करेंगे। ऐड मैं करता हूँ स्वरा धोत्रे, स्वरा @gmail.com। तो इसको मैं ऐड करूँगा, स्वरा ऐड कर दिया, और एक नाम मैं ऐड करता हूँ कोई तो, सुयश, सुयश, ओके धोत्रे, और मैं इसको दे दूंगा सुयश @gmail, gmail.com। ओके, gmail.com। सो इसको भी मैंने ऐड कर दिया। सो ये दोनों एंट्री ऐड, ये हमारा सिंपल एप्लीकेशन है, ये हमें ऐड कर दी। ये हमारा अपडेट है, अपडेट ठीक से रन हो रहा है। अभी मैं इसको कैपिटल करने की ट्राई करता हूँ, स्वरा, ओके स्वरा अजय धोत्रे। तो मैं इसको अपडेट करूँगा, तो ये हो जाएगा। सो वैसे ही, सो अभी इसको भी हम अपडेट करते हैं, सुयश को, सुयश, सुयश संजय, संजय दूसरे, इसको मैंने अपडेट कर दिया। तो जैसे मैं करूँगा, तो ये अपडेट हो गया। ओके, तो अभी और एक हम ऐड करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, कि मतलब सर्विस, सर्विस, सर्विस जोशी सरू @gmail.com। मैं ऐसे ही रैंडमली ले रहा हूँ। ओके, ओके, सो इसको हम भी ऐड कर देंगे। सो ये हमारा ऐड हो गया। अभी हम इसको इसमें से कोई भी डिलीट भी कर सकते हैं। ये अभी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ बैकएंड। इसको मैं अगर रिफ्रेश में कर दूंगा, तो आपको ये देखो, आपको कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ये अगर मैं इसको जैसे पे देखो, फर्स्ट हमारा ये आ गया, सेकंड ये आ गया, ये आ गया। तो पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी ये डेटाबेस में एंट्री हो गया। लेकिन जब हम स्प्रिंग बूट से उसको फेच करते हैं, तो वो हमको जो रिजल्ट देता है वो जेसन फॉर्मेट में देता है। तो ये देखो, जेसन फॉर्मेट में हमारा आउटपुट आ गया। ओके, जो यहाँ पर है। अगर आपको ये डेटाबेस में चेक करना है, तो जाओ, हमने जो क्लाइंट जो कनेक्ट किया था, इस पे जाओ, यहाँ पे इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेना। ओके, रिफ्रेश करने के बाद इसको आप यहाँ पे, ये देखो एम्प्लॉयज टेबल ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे एंट्रीज आ गए। ओके, तो यही जो MySQL में जो भी एंट्रीज है, जो हमारे AWS में जो भी हमारा MySQL डेटाबेस रन हो रहा है, ये जो ये जो हमारा RDS रन हो रहा है, इसको यही इसी में हमने अभी ये एंट्रीज स्टोर कर दी। तो ये कनेक्ट हो गया और ये एंट्रीज जा रही है। अभी हम एक डिलीट ऑपरेशन भी परफॉर्म करके देखते हैं। तो सिंपली मैं ये लास्ट सर्विस को है, इसको डिलीट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको डिलीट पे क्लिक किया,
ये देखो ये डिलीट हो गया, और इसको मैं अभी बैक एंड को भी रिफ्रेश करके देखता हूँ। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है ये देखने की बैक एंड, लेकिन मैं आपको सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ इसलिए मैं आपको दिख रहा है। ये देखो यहाँ से ये हट गया है हमारे हार्ड डिस्क से, ये हटा या नहीं, इसको हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश कर, मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये रिफ्रेश हो, ये देखो हमारा जो सर्विस का एंट्री था वो हट गया है। सर्विस का एंट्री था वो हट गया है। सिंपल जो भी हमारा एप्लीकेशन था उसके, इसको हमने आरडीएस मतलब एडब्ल्यूएस के एक डेटाबेस से जोड़ दिया। ओके, अभी हमारा डेटाबेस तो एडब्ल्यूएस पे रन कर रहा है, लेकिन हमारा जो फ्रंट एंड है इट इज स्टिल रनिंग ऑन आवर लोकल होस्ट। ये हमारे लोकल होस्ट पे रन कर रहा है, और ये जो हमारा जो बैकएंड है वो भी अभी लोकल होस्ट पे ही रन कर रहा है। लेकिन इसको भी मेरे को मेरे लोकल होस्ट पे नहीं रखना है, क्योंकि अगर सपोज मेरा ये एप्लीकेशन, ये इतना बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, आई नो दैट, बट अगर ये हमारा बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता और ये अगर पब्लिकली एक्सेसिबल होता, तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आता तो मैं इसको लोकल होस्ट में तो नहीं रख सकता ना। मुझे इसको उतना लोड मेरा सिस्टम खुद का संभाल नहीं पाएगा, तो हमको इसको एडब्ल्यूएस पे लेके जाना है, क्योंकि वहां पे हम उसको इंस्टेंस या फिर रैम जो भी कम ज्यादा कर सकते हो। तो इसको अभी हम बैकएंड को हम EC2 इंस्टेंस पे डालेंगे। ओके, और ये जो फ्रंट एंड है इसको हम S3 बकेट में करेंगे, और ये कैसे करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।